गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जो है हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 11th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो कैंडिडेट्स स्कूल लेक्चरर 2020 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर 2020 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ACF एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये मेरा वीडियो जो है बिल्कुल एकदम सटीक और बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का जो लेवल होता है दोस्तों, वो बहुत ही जीरो लेवल का लेवल होता है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को भी साथ में लेना पड़ता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को भी साथ में लेके चलना होता है। तो लेकिन मैं इस बात की गारंटी आप लोगों को देता हूं दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो ध्यान से देखेंगे पूरे एग्ज़ाम्स तक, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपको जो है कॉम्पिटिशन्स के अंदर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश है, लेकिन मेरी जो इंग्लिश है वो इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको समझ में नहीं आए। तो डेफिनेटली उनको जो मेरी इंग्लिश है वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि लोअर लेवल की जो है मेरी इंग्लिश है, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी। लेकिन मुझे हिंदी में पढ़ाना अब मुझे नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि लंबा समय हो गया है हिंदी में पढ़ाए हुए। तो मेरा मीडियम जो है इंग्लिश रहेगा। और सभी जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं गैसेस फिजिकल केमिस्ट्री जो है आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं उन लोगों को इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को हम जब ऑफलाइन पढ़ेंगे तब उसको क्लियर करेंगे, लेकिन अभी ऑनलाइन जो है स्टेट ऑफ मैटर जो है हम उसके वीडियो हम रोज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है दोस्तों ये। देखिए स्टेट ऑफ मैटर जो है वो क्या होता है। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी सब्सटेंस उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, और फिजिकल स्टेट का मतलब होता है या तो वो सॉलिड स्टेट में अंदर प्रेजेंट है, या फिर वो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, या फिर वो गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका फिजिकल फॉर्म किस प्रेजेंट है, इस फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे हमने मैटर को 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल form, on the basis of physical form of substance, physical form of the substance, the matter यानी the substance या substance लिख लीजिए, substance are classified in 3 kind। किसी भी सब्सटेंस को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से हैं सब्सटेंस? नंबर फर्स्ट सॉलिड, नंबर सेकंड लिक्विड, और नंबर थर्ड जो होता है हमारा वो होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस यानी मैटर की स्टेट होती है, और इन तीनों को ही हम जो है क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, इसी को हम स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं कि कोई सब्सटेंस किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, आइदर वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, या लिक्विड स्टेट में है, या गैसियस स्टेट में। अब मैं क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जो है इसमें लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट हमारे सिलेबस के अंदर प्रेजेंट है। सॉलिड स्टेट के लिए हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि सॉलिड का एक अलग ही चैप्टर प्रेजेंट है हमारे उसके अंदर, जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक लिक्विड और गैसियस स्टेट वाला सब्सटेंस हमारे सिलेबस के अंदर है। तो हम सबसे पहले जो है कौन सी स्टेट स्टार्ट करेंगे, गैसियस स्टेट को हम स्टार्ट करेंगे। तो हम हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, गैसियस स्टेट। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए गैसियस स्टेट। मिटा देता हूं आपके सामने इसको। देखिए बच्चों क्या है गैसियस। तो स्टेट ऑफ मैटर में हमने सब्सटेंस को 3 भागों में बांट दिया। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्या होते हैं सॉलिड, क्या होते हैं लिक्विड,
इस चीज को भी हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और तीसरा जो है गैस। सॉलिड, लिक्विड और तीसरा जो होता है हमारा गैस होता है। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत एक दूसरे के बिल्कुल पास में सटके हुए होते हैं। कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में होते हैं, और पास में होने से क्या होता है, पास में होने से क्या होता है कि ये बिल्कुल कॉम्पैक्टली इनके बीच में जो लगने वाला, जो कंपोनेंट पार्टिकल्स है, इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रांगली रहता है। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल पास में होते हैं। तो सॉलिड जो हमारा सब्सटेंस होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कंपोनेंट पार्टिकल्स जो हैं बहुत क्लोज होते हैं, और इस वजह से ये रिजिड नेचर के होते हैं, इनको प्रेस नहीं किया जाता। तो सॉलिड में क्या लिखोगे, द कंपोनेंट particles are very close to each other. दूसरा पॉइंट, the intermolecular force is very high. इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी हाई। 1 मिनट। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी हाई, ठीक है। और रिजिड इन नेचर, और नेचर में कैसे होते हैं, रिजिड मतलब ठोस होते हैं, रिजिड इन नेचर। क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लिक्विड में बात करते। अच्छा, इनकी शेप और साइज जो होती है, सॉलिड के बारे में क्या है, एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे सॉलिड के बारे में। सॉलिड की शेप और साइज जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सर्टेन होती है। तो बोथ शेप या फिर वॉल्यूम लिख लीजिए, वॉल्यूम एंड साइज इज सर्टेन फॉर सॉलिड्स। कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है उसके लिए उसकी साइज और उसका वॉल्यूम भी बिल्कुल फिक्स होता है, उसमें कोई नहीं होता। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड जो होता है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो कम होते हैं कंपेरेटिव टू द सॉलिड, और सॉलिड होते हैं। दूसरी बात है कि जब कंपोनेंट पार्टिकल्स भी थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इसमें लिखोगे द कंपोनेंट पार्टिकल्स आर एग्जिस्ट एट द डिस्टेंस। कंपोनेंट पार्टिकल्स आर एग्जिस्ट एट द डिस्टेंस, ठीक है। थोड़े से कम, मतलब सॉलिड के अपेक्षा थोड़ा डिस्टेंस होता है। दूसरा, लेस इंटर मोलिकुलर फोर्स। इसके अंदर जो मोलिकुलर फोर्स होते हैं वो बहुत लेस होते हैं, इससे कम होते हैं, ठीक है। और थर्ड है, इनकी वॉल्यूम तो इनका क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम सर्टेन, वॉल्यूम इज सर्टेन, वॉल्यूम इनका निश्चित होता है, बट साइज इज अनसर्टेन। साइज जो होती है इनकी कैसी होती है, अनसर्टेन होती है। कैसे, लिक्विड जैसे पानी है, पानी का वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन जैसे किसी जग में डालोगे तो जग जैसा शेप हो जाए, साइज हो जाएगी उसकी। लोटे में डालोगे तो लोटे जैसी साइज हो जाएगी। तो साइज इनकी फिक्स नहीं होती है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान। और गैसियस स्टेट, इसके बारे में अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्योंकि अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लिक्विड के बारे में आप लोगों को ये बेसिक फंडामेंटल जानकारी पहले से भी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा आप लोगों को इतना डिस्कस नहीं किया, ठीक है।
तो अब हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसियस स्टेट। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये हमारा चैप्टर भी यहीं से लगभग शुरू हो रहा है। तो आप लोग ये गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, गैसों की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग जो है 78% के करीब नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% के करीब हमारे पास में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 0.03% जो है हमारे एनवायरनमेंट में CO2 है, और बहुत सारी नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये गैसें हमारे पास में है। तो गैसों के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, कुछ नेचर्स होते हैं, उन नेचर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट गैसों के बाद में लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, कि गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी तो गैस की होती है कि गैस का ना तो कोई वॉल्यूम होता है और ना ही गैस का कोई साइज होता है। आप ना तो उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, ना तो उसकी साइज सर्टेन होती है, और ना ही उसका कोई वॉल्यूम सर्टेन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखोगे, द गैस हैव नॉट कंटेन सर्टेन साइज, gas have not contained certain size and certain volume। ना तो इनकी साइज फिक्स होती है और ना ही दोस्तों इनकी वॉल्यूम जो है फिक्स होती है। ठीक है, जिस कंटेनर के अंदर डालोगे वैसा ही वॉल्यूम बन जाएगा और वैसा ही इसकी साइज बन जाएगी। ठीक है, हर एक कंटेनर में इसका वॉल्यूम और इसकी साइज जो होती है वो वेरी करती रहती है। तो ना तो साइज फिक्स होती है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, जो गैसें होती हैं वो कंप्रेसेबल होती है। कंप्रेसल का मतलब होता है, जैसे रुई होती है वो कंप्रेसेबल है, रुई को दबाया जा सकता है, वैसे ही गैसें भी कैसी होती है, कंप्रेसेबल होती है, कि जब इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो क्या होता है, ये दब जाती है, और दबने से क्या होता है, इनका वॉल्यूम घट जाता है। तो अगला पॉइंट आप लिखोगे, द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंप्रेसेबल। गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंप्रेसेबल। ठीक है, व्हेन pressure is increased, when pressure is increased, the volume of the gas is decreased। कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है। बिल्कुल सही बात है कि सिलेंडर के अंदर हम जो है 14.2 kg गैस रखते हैं। हमारे सिलेंडर के अंदर जो LPG सिलेंडर होता है उसमें हम कितना रखते हैं, 14.2 kg जो है गैस रखते हैं। और 14.2 kg क्यों आ जाता है, क्योंकि हम गैस को कंप्रेस करते हैं। सिलेंडर के अंदर गैस जो होती है वो गैस के रूप में ना होकर किस फॉर्म में होती है, लिक्विड में, क्योंकि कंप्रेस करने से गैसियस फॉर्म जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए कि यदि मान लीजिए हम लोग
कोई कंटेनर लेते हैं और इसके अंदर कोई गैस भर देते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये गैस के मॉलिक्यूल जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल जो है हर डायरेक्शन के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेशर लगाते हैं। मतलब सभी डायरेक्शन में ये गैसियस मॉलिक्यूल जो है बराबर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है हैव कंटेन इक्वल प्रेशर इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, तो अगला पॉइंट हो जाएगा द गैसियस मॉलिक्यूल contain the gaseous molecule contain equal the gaseous molecule contain equal pressure at the each direction। हर एक दिशा के अंदर जो है इनका जो प्रेशर होता है वो लगभग बराबर होता है। इस कंटेनर में आपको दिख रहा है कि सभी तरफ जो है बराबर प्रेशर जो है द गैसियस मॉलिक्यूल कंटेन इक्वल प्रेशर एट द ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में इसका जो प्रेशर होता है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, गैसों में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगला प्रॉपर्टी, ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। देखो गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जो होता है सबसे ज्यादा गैसों के अंदर होता है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसके अंदर होता है, गैसों में। और सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होता है। यदि हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन को आप वर्बली ऐसे समझेंगे कि जब हम कोई इत्र की बोतल या परफ्यूम की बोतल हम रूम के एक कमरे में खोलते हैं, तो रूम के उस कोने के अंदर जो है वो परफ्यूम की खुशबू पहुंच जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि गैसें जो होती है बिल्कुल डिफ्यूज होती है। मतलब गैसों का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना जो होता है वो हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब गैसें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन जैसे एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस के सिलेंडर के अंदर क्या होता है, गैस की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे उसके हम पिस्टन को दबाते हैं तो हमारे पूरे घर के अंदर एलपीजी की कंसंट्रेशन जो है फैल जाती है। हमारे पूरे घर के अंदर एलपीजी जो होती है वो डिस्पर्स होती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि गैसों का ये नेचर होता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसकी रेट जो होती है वो गैसों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। तो ये और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स के अंदर कि डिफ्यूजन रेट जो होती है वो उसका ऑर्डर जो होता है डिफरेंट मैटर में क्या क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारा किसके अंदर होता है, वो हमारा होता है गैसियस में, और उसके बाद में लिक्विड में, और उसके बाद में सॉलिड के अंदर जो है डिफ्यूजन रेट। तो आप इसके अंदर देखिए कि अगला पॉइंट लिखेंगे, द गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस molecules contain a special property, a special property which is known as diffusion, which is known as diffusion। उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। और डिफ्यूजन का मतलब भी सुन लो, गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एलपीजी का एग्जांपल बढ़िया से याद रखना कि एलपीजी गैस जो होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो जैसे ही आपका डिफ्यूजन दिमाग से निकले
तो एलपीजी का सिलेंडर याद रख लेना, एलपीजी के सिलेंडर से आपको डिफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अरे यस और नो, क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं लिखा देता हूं आपको, तो वो क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इसी के अंदर, या फिर ऐसे लिख दीजिए अरेंज द, इसी के अंदर arrange the different matter according to their diffusion rate। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट जो होती है वो गैस के अंदर होती है, फिर जो होती है वो आपके लिक्विड में होती है, और सबसे कम जो होती है वो सॉलिड के अंदर होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों को एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करें अगला पॉइंट की, गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि गैसों का जो नेचर होता है, गैसों की यदि हम बात करें कि गैसों का जो नेचर होता है, उनकी डेंसिटी के बारे में बात करें, तो गैसों की डेंसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। क्या होती है? इन कंपेरेटिव टू द सॉलिड और लिक्विड। क्यों होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, गैसियस मॉलिक्यूल कंटेन वेरी लेस डेंसिटी, कि इनकी डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। क्यों होती है भाई? देखो, D बराबर हमारा डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इनका ना वॉल्यूम तो सर्टेन होता ही नहीं है, और मास की बात करें तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंपोनेंट पार्टिकल्स बहुत डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं, और डिस्टेंस पे रहेंगे तो हम एक कम एरिया, डेंसिटी होती क्या है कि यूनिट एरिया में, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो प्रेजेंट सब्सटेंस का मास होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो मास भी कम, मास इनका कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, तो डेंसिटी हमेशा कम होगी। तो इनकी डेंसिटी जो होती है, गैसियस मॉलिक्यूल कंटेन वेरी लेस डेंसिटी, और उसका रीजन आप लोगों को मैंने समझा दिया क्यों इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, वो देख लीजिए। तो डेंसिटी का यदि ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है मित्रों वो होती है सॉलिड मॉलिक्यूल की, क्योंकि सॉलिड में कंपोनेंट पार्टिकल बहुत पास में होते हैं। फिर जो होती है वो लिक्विड की होती है, और सबसे कम जो डेंसिटी होती है वो गैसियस मॉलिक्यूल की होती है। क्लियर हो गया? तो ये एक अगला पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है कि गैसों का जो नेचर होता है वो होमोजीनियस होता है। नेचर ऑफ द गैसेज इज होमोजीनियस। गैसों का नेचर कैसा होता है? गैसों का नेचर होमोजीनियस होता है। तो ये अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट गैसों की प्रॉपर्टी के अंदर, द नेचर ऑफ गैस इज होमोजीनियस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि साहब ये होमोजीनियस क्या होता है, वो भी समझाओ। तो वो भी हम समझा देते हैं। देखिए, ये दो कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर में हम देखते हैं, इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं, यहां पे अलग वाले पार्टिकल्स हैं, और यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो अलग प्रकार के पार्टिकल है। ऊपर जो है पार्टिकल क्या है? तो मैंने दो प्रकार के, इस पार्टिकल्स को हम ए बोल देते हैं, इस प्रकार के पार्टिकल को हम बी बोल देते हैं। कि जब ए और बी पार्टिकल्स का बिल्कुल होमोजीनियसली मिले नहीं है, अलग अलग लेयर सी दिख रही है। यहां पे एक लेयर सी दिख रही है आपको, यहां पे
ए वाले पार्टिकल है और यहां पे बी वाले पार्टिकल है। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कहते हैं। इस प्रकार के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा इधर देखिए कि ये हमारे पास में है, लेयर नहीं दिखेगी इसके अंदर, तो जैसे कुछ पार्टिकल्स ए वाले हैं, कुछ पार्टिकल्स बी में हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को दोनों ही पार्टिकल दिख रहे होंगे, बट बोथ पार्टिकल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बोथ पार्टिकल्स मतलब इसी के अंदर ए भी प्रेजेंट है, इसी के अंदर बी भी प्रेजेंट है। बोथ पार्टिकल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि दोनों पार्टिकल जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जब होते हैं तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। अरे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। हमारी नाक में जो रेस्पायरेशन हम करते हैं तो रेस्पायरेशन के अंदर नाइट्रोजन गैस भी जाती है और ऑक्सीजन गैस भी हमारी नाक के अंदर जाती है। क्या पता पड़ता है? क्या नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी है प्योर ऑक्सीजन ही नाक में जा रही है, नाइट्रोजन नहीं जाती। दोनों ही गैसें हमारी नाक में होके अंदर जाती है। हो गया? तो गैसेस जो होती है हमेशा होमोजीनियसली होती है, मतलब ऑक्सीजन और N2 एक एग्जैक्ट रेशो के अंदर जो है बिल्कुल मिक्स रहती है। हम उनको देख नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो गैसें के मिक्सचर हमेशा कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। कैसे नेते होते हैं? गैसों का नेचर कैसा होता है? होमोजीनियस। ठीक है, गैसें हमेशा होमोजीनियस होती है। पानी हमेशा कुछ सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ सॉल्यूशन कुछ होमोजीनियस होते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है? होमोजीनियस होता है, क्योंकि शुगर और पानी आपस में मिल जाने के बाद में ये चीज कर पाना मुश्किल है कि कहाँ तो शुगर है और कहाँ वाटर है। तो ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, ठीक है। अब गैसों के लिए कुछ नियम्स दिए गए, ठीक है। गैसों की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज दिए गए, उन लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गैस, टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गैस, सम लॉज आर गिवन। कुछ नियम दिए गए हैं, ठीक है। दीज लॉज आर नोन एज गैस लॉज। दीज लॉज आर नोन एज गैसियस लॉज या गैस लॉज। इनको गैसियस लॉज हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 नियम थे। टोटल देयर आर 4 लॉज। कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट वो था हमारे पास में बॉयल्स लॉ। नंबर 2 है चार्ल्स लॉ। तीसरा हम पढ़ेंगे गैलुसाक लॉ। और चौथा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। तो गैसों की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में टोटल कितने लॉज थे? हमारे पास में टोटल 4 लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। तो हम जो है कल का जो वीडियो हम पढ़ेंगे वो वीडियो में हम इन चारों लॉज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज थोड़ा स्ट्रेट था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, तो आप लोग सभी इस चैनल से जुड़ जाइए। और स्टूडेंट्स तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्लास 11th के, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि मैं 0 से पढ़ाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल एकदम बारीक तरीके से। बुक्स का एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को तैयार करा दूंगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा मेरा ये वीडियो। तो आप लोग जो है बिना देरी किए हुए जो है एवरीडे इस वीडियो को वॉच करें
और वीडियो को वॉच करने के बाद में आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे डाल दीजिए। मैं उन सभी डाउट्स का जो एक्सप्लेनेशन है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डाल दिया करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्णा।